हेलो गाइस, आई एम नैना। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इवन दो इस साल 2026 में हार्ड चेकिंग हुई थी 12th में, और बहुत सारे बच्चे पिछली बार से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार फेल हुए थे। तो उसके बाद भी मैंने कैसे 10th से ज़्यादा स्कोर किया 12th में। और इवन आफ्टर हार्ड चेकिंग, और 12th जो होती है वो 10th के मुकाबले काफ़ी हार्ड भी होती है, तो उसके बाद भी ये जो एकेडमिक कमबैक था ये मैं कैसे कर पाई, तो इसके बारे में जो है मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। मैं बता दूँ कि मेरे 10th में 95.2% आए थे और मेरे 12th में 97% आए हैं। आप जो मेरा रिज़ल्ट है उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, तो आप वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो देखो, सीबीएसई में ना एक खास रियलिटी है। ऐसा होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो पूरे पूरे साल जो है घंटों पढ़ते हैं, उसके बाद भी जो है वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लास्ट के कुछ मंथ्स में अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी जो है वो उनसे ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं, काफ़ी बार जो है वो टॉप कर जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है पूरे पूरे दिन पूरी रात जो है पढ़ना है अगर जो है हमें टॉप करना है। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ। मैंने 10th में भी वही किए थे और 12th में भी वही किए थे, और उससे मेरी जो परसेंटेज थी वो काफ़ी अच्छी खासी जो है इम्प्रूव हुई है। जब हम PYQs करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक तो आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे अगर मैं एक साल के PYQ कर रही हूँ, फिर अगले साल के PYQ कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि मैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है हमारे एग्ज़ाम में आने में। एक आइडिया भी रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको हमें इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 70% पेपर PYQ से ही आता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर इसमें क्या होता है कि जो टॉपिक्स जितने इम्पोर्टेंट हैं उनके उस इम्पोर्टेंस लेवल के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, पेपर प्रेजेंटेशन, जो कि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स जो होते हैं, जो बोर्ड की चेकिंग करते हैं, उनके पास आंसर की होती है, तो उनको उसके हिसाब से चेक करना होता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो आंसर्स होंगे जो भी मेन चीज़ें हैं उनको लिखो। कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, और उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखो। उसके लिए मैं एक टिप बताती हूँ जो कि मैं करती थी। बेसिकली क्या होता था कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मैं आंसर्स के छोटे छोटे टुकड़े हमारे माइंड में बन जाते हैं कि अच्छा ये लिख सकते हैं, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, तो एक रफ़ आइडिया हमारा हो जाता है। तो उसको हम जो आंसर शीट के पीछे जो रफ़ पेज हम बनाते हैं उसमें लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, और फिर उसे एक आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि टीचर को आसानी हो जाती है, वो समझ जाता है कि हमने क्या लिखा है, और वो आसानी से चेक कर पाता है। और उसके साथ साथ जो कीवर्ड्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उसके नीचे भी हमें अंडरलाइन कर देनी है, और उसके साथ साथ जो फॉर्मूलाज या आंसर्स होते हैं उनको बॉक्स में बंद कर देना है। इससे क्या होता है कि जो टीचर है उसको आसानी होती है। बेसिकली क्या होता है, उसको हमारा जो पेपर होता है, जो आंसर शीट होती है, उसको पढ़ने में और समझने में आसानी होती है, जिसकी वजह से टीचर की जो सरदर्दी होती है वो कम होती है। उनका चेकिंग में टाइम कम लगता है, एफ़र्ट कम लगता है, और जितना कम टाइम वो हमारी आंसर शीट को चेक करने में देंगे वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे इधर-उधर नंबर काट लें। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे कि वो जल्दी से चेक करके उसे आगे बढ़ जाएँ, उन्हें आसानी से समझ आ जाए, तो चांसेस है कि हमें थोड़े ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। के साथ साथ अपनी जो शीट है उसको क्लीन रखना, यानी उस पर बहुत ज़्यादा कटिंग मत करना। अगर हम कोई थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हैं तो उसको जो है हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और टिप है जो मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए देना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी हम बहुत सारे जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स हो गया या फिर अकाउंटेंसी हो गई, तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। तो जब हम रीचेक करते हैं अपनी शीट को, काफ़ी बार तो हमें लगता है कि छोड़ो, रीचेक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक टिप ये है कि जब भी हम पीछे रफ वर्क में हम कैलकुलेशन करें तो उसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर भी डाल दें, यानी वो जो जहाँ पे भी हम रफ वर्क कर रहे हैं उसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम बाद में चेक करेंगे तो हमें जो है आसानी होगी ये चेक करने में कि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो ठीक थी या नहीं थी। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि अगर हम जो है स्मार्टली अपना जो पेपर है उसको अटैम्प्ट करते हैं और स्मार्टली प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर ये हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है, इवन दो अगर हम कम पढ़ाई कर रहे हैं तब भी। एंड एक और चीज़ कि मैंने एक 7 डे प्रोडक्टिविटी चैलेंज लिया है, तो उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाली हूँ।
तो वो मैं हर डे शूट कर रही हूँ। तो उसमें मैं सारा बताऊँगी कि मेरा डे 1 पे क्या रहा, डे 2 पे क्या रहा, पूरी वीक का चैलेंज। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप मेरी फर्दर वीडियोस देखना चाहते हो। बाय।